बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेसन में हम लोगों ने डाटा के बारे में बात करना शुरू की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि डाटा के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को गेट करते हैं या फिर डाटा होता क्या है। और डाटा की दो टाइप्स पड़ी थी, जिसके अंदर सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या थी, क्वालिटेटिव डाटा, एंड सेकेंड टाइप वाज कि क्वान्टिटेटिव डाटा क्या होता है। उसके अंदर हमने उसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, काउंटेबल, मेजरेबल, और ये सारे डाटास के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जो है वो हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डाटा को चार्ट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सेकेंडली डाटा को जो है वो ग्राफ्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ग्राफ्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि ग्राफ्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइन ग्राफ के बारे में बात की, उसके अलावा हम लोगों ने बार ग्राफ के बारे में बात की, उसके अलावा हम लोगों ने स्कैटर ग्राफ के बारे में बात की। ये तीन टाइप्स के हम लोगों ने बात की थी, और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जो है वो हम लोग चार्ट्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आज के लेसन के अंदर हम लोगों ने सीखना है कि डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कैसे होता है, कौन सा फॉर्म डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, कौन सा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने सीखना है, समझना है। और इसके साथ साथ ही डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, डाटा को क्यों कलेक्ट किया जाता है, और हम लोग कैसे जो है वो डाटा को कलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के लेसन में डिस्कस करनी है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले उसने क्या कहा हुआ है, मेथड्स ऑफ टूल्स डाटा कलेक्शन के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ समझना है। डाटा कलेक्शन का मतलब ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को गेट करना, डाटा को गेट करना, या फिर किसी भी जो है वो हमारे पास फैक्ट को गेट करना, रॉ फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन को, कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर इसने भी यही बात की है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आंसर क्वेश्चंस, या फिर हमारे पास जो है टू आंसर द क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, या फिर डिसीजन को बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ लाजमी आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है तो उसका कोई ना कोई एक पर्पस होता है। या तो आपने डाटा को कोई ना कोई एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, या फिर आपने कोई डिसीजन लेना होता है, उसके लिए आप डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हो। अब मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने लेट से मैट्रिक के बाद कोई ना कोई FSC करनी होगी या फिर ICS करनी होगी, तो आप उसके रिलेटेड डाटा को गेट करना शुरू कर दोगे कि ICS के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोग जो है वो FSC के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके अलावा स्टैट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग इन्फॉर्मेशन गेट करना शुरू कर दोगे। क्यों गेट करोगे, ताकि डिसाइड कर सको कि कौन से मेरी फील्ड मेरे लिए ज़्यादा इजी है, ताकि मैं आगे जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। अब ये आपने क्या कहा था, आपने डिसीजन लेने के लिए कि कौन से फील्ड के अंदर मेरा डिसीजन लेना चाहिए मुझे, उसके लिए आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्या कह रहा है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ये सबसे पहले हम लोगों ने सीखना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। अब अगर सबसे पहली बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ आती है सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल पर्सन से पूछते हैं कि हम मुझे क्या करना चाहिए, या फिर डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चंस के आप लोग जो है वो उससे सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पर वो यही कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, सर्वे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल बाई आस्किंग द क्वेश्चंस, कि हम लोगों से सवाल पूछते हैं ताकि हम लोग जो है वो सर्वे कलेक्ट कर सकें, या फिर डाटा के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेट किया जा सके। अब वो सर्वे हमारे पास पेपर के ऊपर भी हो सकता है, फ़ोन्स के ऊपर भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ETC मल्टीपल सोर्स होते हैं, हम लोग जैसे मर्जी जो है वो डाटा को सर्वे को कलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्वे कलेक्ट करने का मकसद क्या है कि आप एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दो किसी भी क्वेश्चन का, तो लोग आप लोगों को जवाब देने लग जाएंगे कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो लोग अपने अपने डिसीजंस, लोग अपने अपने फैसले जो है वो आपको बता देते हैं, जिससे आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी होती है कि क्या मैं आगे जाके पढ़ूँ, या फिर आगे मैं अपने सवाल को कैसे जो है वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर इसकी बात की जाए, इसकी एग्जांपल हम लोग एक डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के अंदर लेट्स से मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरा ये सवाल है, या फिर मैंने सोचा है कि मैं पूछूं बच्चों से उनका जो है वो फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, सब बच्चों को एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए या तो मैं उसको बोर्ड पे लिख दूंगा, या फिर मैं पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन लिख के सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब जैसे हर बच्चा अपना अपना फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर बताएगा, तो उससे मैंने सर्वे को कलेक्ट कर लिया कि कौन से बच्चे ऐसे हैं, या फिर मेजॉरिटी को कौन सा जो है वो आइसक्रीम का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैं उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद मैं उसको देखूंगा कि कौन से मेजर बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, या फिर मेजॉरिटी पर्सन्स को कौन सा फ्लेवर जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। ये मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया।
सर्वे कंडक्ट करते वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, तो उससे क्या होगा कि वो अपने अपने आइसक्रीम फ्लेवर को उसके अंदर डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी लोगों को कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद होता है। ठीक हो गया, ये मैंने सर्वे का अगर मैंने डिज़ाइन करना है एक एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट क्या रहता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सर्वे डिज़ाइन, कि हमें सर्वे कलेक्ट करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम सर्वे कलेक्ट कर रहे होंगे, हमें इन इन्फॉर्मेशन का अगर ख्याल होगा तो हमारा सर्वे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, कह रहे कि आपने जब भी सर्वे को कलेक्ट करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने उसके सर्वे के अंदर इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बता रहा है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको शॉर्ट रखें और सिंपल रखें कि हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि इसका जवाब मैंने क्या देना है। लाइक हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी, जैसे कि मेरा एक सवाल है या फिर मेरा एक रिसर्च है, मैं चाहता हूं कि मैं पता करूं कि मेजॉरिटी लोगों को कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद आता है। तो मैंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू जो है वो सर्वे को कंडक्ट करना शुरू किया और मैंने देखा कि मेजॉरिटी पर्सन्स को कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है। तो मैंने उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखा, जिसके अंदर मैंने आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में बात की, और सिंपल इतना रखा कि हर एक बच्चा जो है वो उसको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड रिलेटेड स्केल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी की जा सकती है कि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ MCQs टाइप मैंने रख दिया कि आपको मैंगो पसंद है, एप्पल पसंद है या फिर जो है वो ऑरेंज पसंद है। ये फ्लेवर्स मैंने कह सकते हैं कि एक तरह से मैंने जो है वो इनको एक MCQs टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया, जिससे क्या होगा, आसानी होगी। किस चीज़ में आसानी होगी, उनको देखने में कि इन 4 ऑप्शंस में से मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इंश्योर एनोनिमिटी। एनोनिमिटी से मुराद ये है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, एनोनिमिटी के अंदर हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को समझने में और जो सर्वे फिल करने में और उनका आंसर देने में आसानी हो, ना कि लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनको ये चीज़ में प्रॉब्लम हो कि उनको सवाल ही ना समझ आए, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना मैं भूल गया, रेटिंग स्केल क्या होता है। रेटिंग स्केल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप लोगों को जब भी व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल करते हो या फिर किसी इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हो या फिर कभी भी कोई चीज़ के ऊपर कॉल करने के बाद आप लोगों को इस तरह से स्टार्स शो होते हैं कि आप उनको कितने स्टार की रेटिंग देंगे। इसको रेटिंग स्केल कहते हैं। ठीक है, जिससे उनको पता चल जाता है कि कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनको हमारे जो प्रोडक्ट है या फिर जो हमारी वेबसाइट है या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो पसंद आ रही है, और कितने % लोग ऐसे हैं जिनको हमारी एप्लीकेशन या फिर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट सर्वे बिफोर सेंडिंग। आपने एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है, जब भी आप लोगों ने सर्वे को कंडक्ट करने लगना है, आपने क्या करना है कि उसको एक बार ख़ुद के ऊपर टेस्ट करके देखना है, ताकि उसका अंदाज़ा हो जाए कि सर्वे बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। आप उसको एक्यूरेट किस तरह से रख सकते हो, टेस्ट किस तरह से कर सकते हो, आप उसको खुद से पहले एक बार सॉल्व करो। अगर आपको सिंपल या फिर अच्छा और सारे टेस्ट पे पास होता होगा तो आप सर्वे बाकी लोगों को भी कंडक्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आती है, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के अंदर हम लोग 2 तरह के डाटास को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, और एक हमारे पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डाटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है या फिर एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा नाम देते हैं। अगर डाटा एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देंगे। फ्री फॉर्म भी कह सकते हैं इसको हम, और इसके अलावा या फिर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे फिट नहीं आता तो उसको हम वैसे भी कह सकते हैं, वो डाटा क्या कहलाएगा, एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा। लेकिन फिर वक्त हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड। कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ 2 आप लोगों ने पॉइंट्स को याद रखना है कि एक तो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्ड जो होगा वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि वेल मैनेज्ड होगा, कोई भी इसके अंदर डिसिप्लिनरी के इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मेट, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करता होगा डाटा को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग को देखा जाए, मैंने स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डाटा रिप्रेजेंटेशन का टूल यूज़ किया है। वो हमारे पास क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हम लोग डाटा लिख दिया मैंने, टेबल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है डाटा को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए, वो हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, एक टेबुलर फॉर्म डाटा हम लोगों ने, या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोगों ने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के फॉर्मेट को यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, नेम लिखा, उसके बाद मैथ्स के मार्क्स, उसके बाद उर्दू के मार्क्स, लास्ट पे इंग्लिश के मार्क्स। यहाँ पर आप लोगों को
ایک اس طرح سے میں نے ویل آرگنائز ڈیٹا بنایا ہے جس سے ہمیں سمجھ آنے میں جسے ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے گی کہ کس اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے میتھ کے اندر، فزکس کے اندر، اس کے اردو کے اندر یا پھر کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کتنے اچھے اور یہاں پھر کتنے برے مارکس ہیں. یہاں سے میں پتہ کر سکتا ہوں کہ سب سے برے مارکس یا پھر کس میں ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں علی کے سب سے برے مارکس کس میں ہیں، اردو میں ہیں، جس کے کتنے ہیں 30 ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کا ہم لوگوں نے فارمیٹ یوز کیا ہے. اب وہ فارمیٹ کون سا تھا؟ ٹیبولر فارمیٹ تھا. اسپیسیفکلی ہم لوگ آرگنائز رکھنے کے لیے ڈیٹا کو ڈفرینٹ فارمیٹس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ انسٹرکچر ڈیٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو انسٹرکچر ڈیٹا کی ایک چیز یاد ہونی چاہیے کہ انسٹرکچر ڈیٹا ہمارے پاس فری فارم ہوتا ہے. اس کے اندر ہم لوگ کسی بھی اسپیسیفک فارمیٹ کو نہیں یوز کر رہے ہوتے یا پھر کسی بھی فارمیٹ کو وہ فالو نہیں کر رہا ہوتا. اس کے اندر ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے ای میل کے اوپر، آپ لوگوں کو کیا وہ ایک اسٹرکچرڈ فارم میں نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ ہمارے پاس رینڈملی آپ کے پاس ای میلس شو ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی بھی آپ کو وہ اسٹرکچرڈ فارم میں یا پھر ٹیبولر فارم میں یا پھر ایک ویل مینیج وے میں نظر نہیں آئے گا. وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کلسٹر سے بنا ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں جمگٹا سا لگا ہوتا ہے، سارے ای میلز ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پوسٹ. اب جو سوشل میڈیا پوسٹ میں ہمارے پاس انسٹاگرام کی پوسٹ آ جاتی ہیں، یوٹیوب کی، ٹک ٹاک کی، اور اس طرح سے ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے. کیا آپ لوگوں کو انسٹاگرام یا پھر جو ساری کی ساری سوشل میڈیا پوسٹ ہیں وہ بالکل ویل آرگنائز نظر آتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ رینڈملی آ رہی ہوتی ہیں. یہاں تو کبھی اچھی آ جائے گی، فنی آ جائے گی، یا پھر کبھی سیڈ آ جائے گی. اس طرح سے وہ کسی اسپیسیفک فارمیٹ کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. نہ ہی وہ ٹیبولر جیسے فارمیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ گرافیکل جیسے فارمیٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ رینڈملی ہی ہمارے پاس فری فارم آف کہہ سکتے ہیں ڈیٹا ہے، جس کو ہم انسٹرکچر ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی اس نے بتائی ہوئی ہے، ویڈیوز اینڈ امیجز. آپ لوگ جب ویڈیوز اسکرول کر رہے ہوتے ہو، کیا وہ کسی اسٹرکچرڈ کو فالو کرتی ہیں؟ یا پھر ہمارے پاس جب آپ امیجز دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ ساری امیجز کیا ہوتی ہیں؟ مکس اپ ہوتی ہیں. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی جو کہہ سکتے ہیں کہ پبلک امیجز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو، پرائیویٹ امیجز ایک سائڈ پہ ہوں. وہ ساری کمبائنڈ امیجز آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں. یا پھر اس طرح سے ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو کمبائنڈ فارم میں نظر آتی ہیں. کبھی بھی اسٹرکچرڈ فارم میں آپ لوگوں کو ویڈیوز نہیں نظر آتی. اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا آتی ہیں کہ اسٹرکچر ڈیٹا ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی چیز. اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکھا کہ انسٹرکچر ڈیٹا کیا ہوتا ہے، دوسری چیز. اب آپ لوگوں کو ایک شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین، یہ شارٹ کوشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسٹرکچرڈ اینڈ ان اسٹرکچرڈ ڈیٹا. اب اس کے اندر آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ اسٹرکچر ڈیٹا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کا ٹیبل بنانا ہے، اس کی ایگزامپل لکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے انسٹرکچر ڈیٹا کو بھی جب آپ لوگوں نے ڈفرینشیٹ کرنے لگنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے بعد اس کی ایگزامپلس میں آپ لوگوں نے یہ 3 ایگزامپلس آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے. آج کے لیسن میں سمپل ہم لوگوں نے ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں سیکھا ہے. ڈیٹا کلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سمپل چیز ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کیسے کرتے ہیں، گیدرنگ انفارمیشن ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے، ڈیٹا کلیکشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ سروے کیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. سروے کے اندر ہم لوگ ملٹیپل پرسن سے کوشچنس پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اپنے کوشچن کا آنسر مل سکے. اوکے. اب اسی طرح ہمارے پاس ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی آئس کریم کی ایگزامپل. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آئس کریم فلیور کی ایگزامپل، بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں بات کی تھی کہ جو ڈیزائن کے اندر یا پھر سروے کو ڈیزائن کرتے وقت یہ چیزوں کا دھیان ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. وہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ پوائنٹس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیٹا کے ٹائپس کو ڈسکس کیا کہ جس کے اندر ڈیٹا کے ٹائپ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے، اسٹرکچر ڈیٹا. اسٹرکچر ڈیٹا کا ہم لوگوں نے کیا بات کی کہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ یہ ایک اسپیسیفک فارمیٹ کو فالو کرتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا آرگنائز وے میں ہوتا ہے. اسی طرح انسٹرکچر ڈیٹا کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ انسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے، مین کہ ان آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فری فارم ہوتا ہے اور کوئی بھی اسپیسیفک فارمیٹ فالو نہیں کر رہا ہوتا. آئی ہوپ یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. آج کے لیسن بس اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں کور کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.